स्वतंत्रता। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्जित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। पाकिस्तान को यह बात भारत कई बार समझा चुका है। पाकिस्तान हर बार हर मोर्चे पर मात भी खा चुका है। लेकिन पहलगाम में 22 अप्रैल की नापाक करतूत के बाद भारत का ऐलान है कि अब की बार जो सजा मिलेगी वो कल्पना से भी बड़ी होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। आप ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें भारत की सुरक्षा पर आंच नहीं आएगी, लेकिन शांति के लिए भी युद्ध की तैयारी जरूरी होती है। इसीलिए युद्ध जैसे किसी भी हालात में बचाव के लिए मॉक ड्रिल जरूरी है। यही वजह है कि 7 मई को देश में मॉक ड्रिल होगी। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो किसी मंदिर में अचानक सामने आए खतरे से कैसे निपटना चाहिए? अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो स्कूल में बच्चों को क्या करना चाहिए? अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो किसी आपात स्थिति में सैलानियों का बचाव कैसे होना चाहिए? अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो आग लग जाने की स्थिति में उस पर काबू कैसे पाया जाना चाहिए? अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो बिना देरी किए घायलों को अस्पताल कैसे पहुंचाया जाना चाहिए? आप निश्चिंत रहें, घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन युद्ध के हालात में आपको क्या करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग जरूरी है। इसीलिए ये मॉक ड्रिल भी जरूरी है। हम आपको मॉक ड्रिल से जुड़ी हर जानकारी देंगे ताकि आप भी देश के लिए जरूरी इस तैयारी का हिस्सा बने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अगर देश को सुरक्षित रखना जरूरी है, अगर पहलगाम के लिए कल्पना से बड़ी सजा जरूरी है, तो इसके लिए तैयारी भी उतनी ही जरूरी है और उसी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल भी जरूरी है। एक शब्द आज आप बार बार सुन रहे हैं, ब्लैकआउट। आखिर ये ब्लैकआउट क्या होता है? हम आपके सामने उसी ब्लैकआउट की तस्वीरें अब रख रहे हैं। ऐसे ही सायरन बजेगा और सायरन बजकर आपको अलर्ट हो जाना है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, जंग एक रणनीति भी होती है। सायरन बजने के साथ सारे शहर की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। आप जहां भी हो, अगर आपके आसपास लाइट जल रही हो, उसको भी स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अंधेरा कर लीजिए। यह रणनीति दुश्मन को चकमा देने के लिए बहुत जरूरी होती है। 7 मई यानी कल जब मॉक ड्रिल होगी, तब युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी के लिए ब्लैकआउट का भी अभ्यास होगा। यानी
दुश्मन की आंखों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। युद्ध के हालात में हवाई हमले अक्सर होते हैं और ऐसे में दुश्मन की आंखें हर उस जगह को निशाना बनाना चाहती हैं जहां पर उससे हलचल दिखाई देती है। यही वजह है कि ब्लैकआउट के दौरान घर की बत्ती, सड़कों की रोशनी, गाड़ियों की लाइट, यानी जहां भी कोई भी रोशनी क्यों ना हो, सब कुछ बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि दुश्मन को आहट तक ना मिल सके, दुश्मन तक कोई संकेत ना जाए। इसके लिए यह काम बहुत जरूरी है। तो ये मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़े खुलासे की जानकारी पहले दे देते हैं, जिससे चीजें आपके सामने और साफ हो जाएंगी। पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की मिलीभगत का एक बड़ा सबूत और सामने आया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पीओके में लश्कर के आतंकी अबू मूसा की पाकिस्तानी फौजी के परिवार से मुलाकात हुई। ये तस्वीर है पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन साद बिन जुबैर के भाई की, जो खड़ा है लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकी अबू मूसा के कश्मीरी के साथ। ये कश्मीरी के साथ कैप्टन साद है, पाकिस्तानी आर्मी का जवान था और 19 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में ये मारा गया था। 22 मार्च को लश्कर आतंकी अबू मूसा साद के परिवार से मिलने पहुंचा था और आपको बता दें कि यही वही अबू मूसा है जिसकी तस्वीर हमने कल आपको दिखाई थी और बताया था कि मूसा ने 19 अप्रैल को यानी पहलगाम अटैक से 3 दिन पहले रावलकोट में भारत विरोधी भड़काऊ भाषण भी दिया था। जांच एजेंसियां फिलहाल इन तस्वीरों की जांच कर रही हैं, यानी आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पाकिस्तान की घबराहट बढ़ रही है और ऐसे हालात में तैयारी भी जरूरी है, जिसका एक हिस्सा है मॉक ड्रिल। तो 7 मई यानी कल का दिन सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए तय कर दिया है। ये ड्रिल हर जगह नहीं होगी, 244 उन जिलों में ये ड्रिल होगी जो गृह मंत्रालय की तरफ से बनाए गए सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में आते हैं। आपको कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन क्षेत्रों में हैं जहां मॉक ड्रिल होनी है तो इस ड्रिल के दौरान प्रशासन के लोगों की तरफ से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको भी धीरज बनाकर रखना है और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमों को लेकर कोई सख्ती नहीं होगी। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, देश का नागरिक होने के नाते आपको उस अभ्यास में शामिल होना चाहिए, हर वो फर्ज निभाना चाहिए जो किसी संकट काल में आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। कुछ तस्वीरें देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सच में ऐसे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन युद्ध ना हो इसके लिए युद्ध की तैयारी जरूरी है। यही वजह है कि 7 मई को देश के 44 जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। इस दरिंदगी के बाद भारत ने संकल्प लिया कि आतंकियों और उनके आका पर कठोर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ कई तरह के एक्शन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बॉर्डर के उस पार भारत का डर और तनाव दोनों फैल रहा है। यही वजह है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन से लेकर फायर ब्रिगेड और ब्लैकआउट तक की ट्रेनिंग और जांच होगी और कुल मिलाकर हर तरह के संकट से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप लखनऊ के पुलिस लाइन में चल रही ये मॉक ड्रिल देखिए। युद्ध जैसे हालात में कोई अनहोनी होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा घायलों को बिना देर किए अस्पताल ले जाने का भी अभ्यास किया जा रहा है।
अब जरा जम्मू के मुबारक मंडी गर्ल्स स्कूल में शुरू हुई इस मॉक ड्रिल को देखिए। मान लीजिए कि बच्चे स्कूल में हैं और इसी दौरान हवाई हमले की खबर आ जाती है, तो उन्हें क्या करना होगा? तो आप क्या करोगे? बिल्कुल डाउन हो जाओ, बैंड हो जाओ। इसके पीछे गर्ल्स आ जाओ, डाउन होके जल्दी चलते चलो, भागते चलो, ऐसे डाउन होके सभी चले पीछे, गर्ल्स चलते चले, गो बैक, उसके पीछे पेड़ के पीछे चली जाओ सभी। या फिर देखो हमारे यहाँ पर एक और है, हमें अंदर यहाँ पर ये भी है। कानों को ऐसे बिल्कुल, आंखें ऐसे करके, कान बिल्कुल बंद, क्योंकि आवाज आएगी ना वैसे सिचुएशन में, तो आपने बिल्कुल कानों को बंद करना है। एक सेफ प्लेस पे ऐसे आ जाए, भागते हुए आओ और एक साइड लेट जाओ, सही जाओ, लेट जाओ, कानों पे हाथ। हमें ये सिखाया गया कि अगर कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। तो इससे कितना फायदा होगा? इससे यही फायदा होगा कि अगर कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है वॉर में, या कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होने का सिचुएशन बनता है, तो हमें उन्होंने बताया कि कहीं पे भी आपको कोई कवर होने की चीज़ मिलती है तो हमें वहाँ पे अपनी बॉडी को बिल्कुल लेटा लेना। और पहलगाम में हमने देखा कि आतंकियों ने किस तरह से मजहब पूछकर 26 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। जाहिर है मजहबी साजिश की कोशिश में युद्ध के हालात में मंदिर को भी निशाना बनाया जा सकता है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कपिलेश्वर मंदिर में मॉक ड्रिल की जा रही है। आप इस बात को ऐसे समझिए, ये मानकर अभ्यास किया जा रहा है कि मंदिर पर आतंकी हमले की खबर आई है और ऐसे में ऑक्टोपस कमांडो मंदिर के अलग अलग एंट्री पॉइंट से ऑपरेशन के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। पूरे 2 घंटे ऑपरेशन चलता है और कामयाब होता है। कुल मिलाकर डरना नहीं है, लेकिन तैयार रहना है और इसके लिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें। सरकार सब चीजों पे नजर रखे हुए है। सैनिक सीमा पर लड़ रहे होंगे, लेकिन आपको भी सैनिकों का हौसला बनाए रखने के लिए जो फर्ज दायित्व दिया जा रहा है, खासकर ब्लैकआउट के समय पर, वो आपको निभाना है। अगर युद्ध होता है, अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है। बहुत सी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपको शायद कुछ अंदाजा लगा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में सवाल आ रहा है कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है। इसकी 5 वजह आपको और बता देता हूं। पहली वजह तो ये है कि ये हमारी तैयारी का टेस्ट है। तो पहली वजह तो ये है कि ये हमारी तैयारी का टेस्ट है। तैयारी हमारी फौज की, तैयारी हमारी सरकार की और तैयारी हमारी आपकी यानी पब्लिक की। दूसरी वजह, मॉक ड्रिल इस बात का भी टेस्ट है कि हमारी कमजोरी क्या है। तैयारी में कहीं कोई कड़ी कमजोर तो नहीं बची रह गई, तो ऐसे में हम उसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मॉक ड्रिल करने की तीसरी वजह है कोऑर्डिनेशन की जांच पड़ताल। पब्लिक से लेकर पुलिस, आर्मी, मेडिकल सर्विस, दूसरी एजेंसियों का आपस में तालमेल कितना है, ये अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन आपातकाल में आपस में इनका तालमेल कैसा होगा, ये भी टेस्ट करना जरूरी है, जो कि मॉक ड्रिल से ही पता चल पाएगा। चौथी वजह, अस्पताल, मिलिट्री स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और दूसरे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इमरजेंसी में कैसे बचाना है, इस बात का अभ्यास भी मॉक ड्रिल के जरिए ही पता चल पाएगा। पांचवी और सबसे अहम वजह, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जरूरी है। लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना काफी नहीं होता। जब देश पर कोई संकट आए तो आपके सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आप कैसे खुद की रक्षा करते हुए दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप कैसे एक सतर्क नागरिक की तरह देश के लिए मजबूती से खड़े हो सकते हैं। इस मानसिक तैयारी के लिए भी मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मॉक ड्रिल एक सामान्य प्रक्रिया है जो दुनिया भर में की जाती रही है। आपको भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है और पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से इसको निभाना भी है। मॉक ड्रिल के वक्त भी, और खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन हमला करता है उस वक्त तो करना ही जरूरी है।
आइए अब हम आपको मॉक ड्रिल के वक्त में, खासकर वो लोग जो शहरी अंचलों में रहते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे बंकर में जा सकते हैं, किन जगहों का बंकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक मुआयना दिखाते हैं। तो पहले सायरन बजेगा, सायरन बजने के साथ ही आपके आसपास के जहां भी इलाके में कोई भी अगर ऐसी जगह है जहां पे अंडरग्राउंड बेसमेंट है, जिसको हमने यहां पर बंकर बोला हुआ है, उस जगह पर आप चले जाइएगा। ये हम एक रिहर्सल कर दिखा रहे हैं अपने इस वर्चुअल ग्राफिक्स के ज़रिए, ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन दिमाग में ना रहे। तो आसपास कोई भी अंडरग्राउंड जगह हो जहां पर पार्किंग हो, अधिकतर मॉल्स में होता है, अधिकतर सोसाइटीज़ में होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, ऑफिसेज में होता है, वहाँ पे चले जाइए। अंडरग्राउंड पार्किंग को या बंकर बना लीजिए और वहाँ पर किस तरीके से मैक्सिमम लोग एक जगह पर आ सकते हैं उसका इंतज़ाम कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पर रहें। क्योंकि जब नुकसान होता है, जब मिसाइल या बम गिरेंगे तो वो ऊपर की सतह पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। नीचे का व्यक्ति जो होता है, जो बेसमेंट में होता है, जो बंकर में होता है, वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है। शहरों में अपने यहाँ ऐसे बंकर्स नहीं हैं, फौज के ऐसे बंकर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जो बेसमेंट होते हैं, कई जगह तो मेट्रो भी बेसमेंट में चलती है, वो जगह भी सुरक्षित होती है, वहाँ भी जाया जा सकता है। ऐसे बहुत से टनल जैसे इलाके होते हैं, जितना आप नीचे की तरफ जा सकते हैं उतना नीचे चले जाइएगा, उतना सुरक्षित बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप खुले में ऊपर में हो, उसमें ज़्यादा नुकसान के चांसेस बने रहते हैं। तो मॉक ड्रिल में सायरन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सायरन के संदेश क्या होते हैं, प्रशासन की ओर से कैसे इसकी तैयारी की जा रही है। मॉक ड्रिल को लेकर हमने कुछ ऐसे जानकारों से बात की, निटी-ग्रिटीज़ पूछी, छोटी छोटी बात जानने की कोशिश की, आप भी जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ का जो मॉक ड्रिल हम करने जा रहे हैं, उसमें हम सिविलियन पॉपुलेशंस को किस प्रकार हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनके ज़िंदगी को कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके प्रॉपर्टीज़ को हम डैमेज होने से कम बचाएं, और इस प्रकार हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इशारों पर और लैंग्वेज पे होती हैं। जब हम मॉक ड्रिल करते हैं तो मॉक ड्रिल के कई आयाम हैं। उसमें सबसे पहला आयाम है कि हम सायरन्स को कैसे, एयर रेड सायरन्स हम कैसे यूज़ करेंगे, और सायरन्स के कई भाषाएं हैं उनको, कि किस प्रकार उनकी आवाज़ें निकाली जाएं जिससे पता चल सके कि एयर रेड होने वाला है या रेड ख़त्म हो गया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सायरन के माध्यम से ही पब्लिक को एडुकेट किया जा रहा है और वो करने की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि एयर रेड सायरन्स और सायरन का जो प्रोटोकॉल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी सवाल उठता है कि जब मॉक ड्रिल होगा तो क्या उस वक्त दुकानें बंद कर दी जाएंगी, और अगर किसी को इमरजेंसी में मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो उसे क्या करना होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि लोकल अथॉरिटीज़ के क्या आदेश हैं, और ये मॉक ड्रिल जो है कुछ समय के लिए होता है। उस मॉक ड्रिल में बहुत सी चीज़ों को बताने की आवश्यकता है, और मॉक ड्रिल कोई पूरे शहर में एक ही साथ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो पूरे दिन भर के अंदर में। तो इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं वो तो मिलती ही रहेंगी। कल की ड्रिल में हम लोग क्या क्या सामने लाएंगे, किस तरीके की ड्रिल्स हो सकती हैं, और कौन सी एजेंसियों के साथ हम ये जॉइंट जो है वो ड्रिल करने वाले हैं? ओके, कल की जो एक्सरसाइज के लिए जो ऑर्डर्स आए हैं वो एक प्लान्ड एक्सरसाइज है, बड़े संपूर्ण तरीके से किया जाएगा, जिसमें कि होम गार्ड्स, पुलिस, एज ए सिविल डिफेंस मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा हमारे एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के कैडेट और नेहरू युवक केंद्र के जो कैडेट्स हैं, एक प्लान तरीके से उसकी एक्सरसाइज कल है। उसके लिए हम आज अपने बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं। आप अभी जब बाहर जाएंगे आप देखेंगे हमारे जो ऑलरेडी कैंप चल रहे हैं उनको बच्चों को हम ब्रीफ कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में कल के लिए क्या करना है। और ये एक्सरसाइज इस लेवल पे सिर्फ जो अभी कैंप चल रहे हैं थ्रू आउट हमारे महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी डायरेक्टरेट हैं हमारे, जहाँ पे भी ये कैंप चल रहे हैं, हमारे बच्चों को वहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा। और हम स्पेशल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बच्चे कैंप्स में नहीं हैं वो भी इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। इस तरीके की एक्सरसाइज जब माहौल थोड़ा सा अलग होता है, देश में अलग तरीके से सिचुएशंस होती हैं, ऐसी एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोगों के लिए भी और हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए भी जो हम लोग देश की सेवा करते हैं?
ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मैं बात करूं जिस माहौल में से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म में जो लोग हैं वो नहीं, जो सिविल में भी लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि लड़ाई के दौरान सिविल में भी कैसे आप लोगों को काम करना है, एंड इसके लिए और तैयारी करानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मॉक ड्रिल को लेकर आपके मन में भी कई तरीके के सवाल आ रहे होंगे। आपसी इस समस्या को हल करने के लिए हमने कुछ सवाल और जवाब तैयार किए हैं। आप इसे सुनिए और अपने जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। आखिरकार पहला सवाल यही बनवे कि मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, ताकि लोगों को पता चले युद्ध के हालात में क्या करना है। इसके लिए मॉक ड्रिल हो रही है। आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ट्रेन किया जा रहा है युद्ध के हालात में आपको क्या करना है। अगला सवाल जो मन में आता होगा, मॉक ड्रिल पूरे देश में है क्या? जी नहीं, देश के कुछ चुने हुए जिलों में ही ये की जा रही है। 244 जिले चिन्हित किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, वहीं पर ही किया जाएगा। अस्पताल, बैंक, दूसरे दफ्तरों में क्या होगा, ये अगला सवाल है। कहीं भी कोई भी ज़रूरी सेवा बंद नहीं की जाएगी, यानी मॉक ड्रिल के समय जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। अगला सवाल मन में होगा, सायरन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? दरअसल सायरन से पब्लिक को संदेश दिया जाता है कि उनको क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है। सायरन से आखिरकार पूछा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल क्यों? बताया जाता है कि कैसे और कहां पर आपको छिपना है, बचना है, इसीलिए सायरन ज़रूरी है। और ये सायरन आम सायरनों से बिल्कुल अलग होता है। उसके बारे में कल 7 मई को तफसील से आपको जो सिविल डिफेंस की अथॉरिटीज़ है वो बताएंगी कि लंबा सायरन बजेगा या रुक रुक के बजेगा या क्या पैटर्न होगा, वो कल सामने आएगा। छिपने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये सिर्फ अभ्यास है, तैयारी है संकट काल की, क्योंकि छिपेंगे तो बच पाएंगे, वरना दुश्मन के निशाने का आप सामना भी कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना है? अनाउंसमेंट करके या सायरन के जरिए आपको बताया जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए, कि आपको अब क्या काम करना है या क्या नहीं करना है। मॉक ड्रिल में बंकर में छिपना होता है। जहां बंकर है वहां बंकर में छिपने की ड्रिल की जाएगी, लेकिन जहां बंकर नहीं है वहां क्या होगा? बंकर सीमाई इलाकों में तो हैं, शहरी इलाकों में शेल्टर, बेसमेंट को भी बनाया जा सकता है, और किसी स्कूल को भी शेल्टर बनाया जा सकता है। जो कार चला रहे हैं वो क्या करें? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सायरन तब बज जाए जब आप कार चला रहे हैं, तब आपको क्या करना है। तो मॉक ड्रिल के दौरान कार सुरक्षित जगह पर रोक दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो वहीं खड़े रहें। सारे नियम किसी को नहीं पता है तो क्या होगा? ये भी एक सवाल मन में आ सकता है। यह सिर्फ एक अभ्यास है, कोई सख्ती नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अभ्यास का माहौल उड़ाएं। अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो अभ्यास में व्यवधान भी पैदा ना करें। सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सुरक्षित रहें। आप जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप अपनों की और अपने आसपास के लोगों की मदद कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज पहलगाम के आतंकी हमलों के 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। पिछले 2 हफ्तों से भारत पाकिस्तान की कायराना हरकत पर धधक रहा है। पूरे भारत में आक्रोश है। ऐसे में भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को और ज्यादा दहशत में डाला हुआ है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता ऐसी है कि इसकी जद में आया तो ना तो पाकिस्तान का आर्मी बेस बचेगा, ना एयर बेस और ना न्यूक्लियर बेस। और तो और रूस से मिलने वाला जंगी जहाज तमल भी इसी महीने भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा, जिससे ब्रह्मोस को छोड़ना और भी आसान हो जाएगा। पराक्रम की इस दहाड़ से पाकिस्तान की खिड़की बंद गई है। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन को युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। तैनाती ब्रह्मोस की हुई, लेकिन बेहोश पाकिस्तान होने लगा।
ऐसा इसलिए कि ब्रह्मोस से पाकिस्तान को अपने वजूद पर खतरा दिख रहा है। ब्रह्मोस तो दुनिया की बेस्ट मिसाइल है। दी ओनली कंट्री विच हैज़ ब्रह्मोस इज इंडिया। और अगर ब्रह्मोस जैसा मिसाइल एक स्टेल्थ शिप के ऊपर अगर लगा दिया गया, जैसे INS तमल के ऊपर है एंड दूसरे शिप्स जो इंडियन नेवी के पास है, यानी कि शिप किधर भी जा सकता है ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर से ब्रह्मोस लॉन्च हो जाएगा, यानी कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि शिप आ रहा है और शिप से ब्रह्मोस भी आ गया। ब्रह्मास्त्र जो आप बोल रहे हैं ये तो ब्रह्मोस है, यानी कि किसी को भी नहीं पता चलेगा ये कहाँ से आ रहा है। एंड वंस यू आर इन द ब्लू सीज, ये कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशंस व्हिच आर पॉसिबल। अब आपको बताते हैं कि हमले के डर से घबराया पाकिस्तान इस वक्त भारत और रूस की बनाई मिसाइल ब्रह्मोस से खौफ में क्यों है। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक मिसाइल है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये मिसाइल सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। दुनिया की सबसे असरदार क्रूज मिसाइल में इसे गिना जाता है। पारंपरिक सबसोनिक मिसाइलों की तुलना में ये 3 गुना तेज हमला करने की क्षमता रखती है। आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता भी ब्रह्मोस के पास है। ब्रह्मोस का हमला ऐसा होता है कि दुश्मन के पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं होता। अगर ऊंचाई कम हो तो फिर इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल रडार को चकमा देकर अचूक निशाना साध सकती है। इस ब्रह्मोस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल समंदर, जमीन, आसमान तीनों जगहों से दुश्मन को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। उसी तरह चलते फिरते लक्ष्य को भी यह मिसाइल भेद सकती है। जिस मिसाइल में दुश्मन के ठिकानों को मटियामेट करने की इतनी शक्ति है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ होगा। पाकिस्तान की हालत अगर आप देखें तो काफी कमजोर है। इसमें उनकी आर्मी में 2-3 है और 2-3 टुकड़े हुए हैं उनकी आर्मी के, क्योंकि उनकी आर्मी में क्या है कि नीचे के ऑफिसर्स की जो है उनकी बड़े वाले सीनियर ऑफिसर के बीच में काफी डिफरेंसेस हैं। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा BLA ने उनके 22 आदमियों को मारा है 2 दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर, और उनकी खैबर पख्तूनख्वा में भी TTP उनकी पिटाई कर रही है। तो उस साइड से भी ये लोग पिट रहे हैं, और काफ़ी जो रेलवे को उनकी लेकर के हाईजैक किया गया था। तो इनकी आर्मी में काफ़ी रोष है, और वहाँ की जनता भी उनकी आर्मी के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी आर्मी एक तो करप्ट आर्मी रही है, और दूसरा लोकल अपने आदमियों पर, अपने देशवासियों पर वो गन शिप्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। वहाँ से लोग डिसअपियर होते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। आप अगर देखेंगे उनकी सोशल मीडिया से या जो उनके मीडिया में जो आ रहा है, तो उसको पता चलेगा कि इसमें पाकिस्तान कितनी कमज़ोर हालत में है, इसीलिए इतना ज़्यादा पैनिक वहाँ पर हो रखा है। यूं तो ब्रह्मोस भारत के पास काफी पहले से है, लेकिन उसका नया वर्जन अब बेहद ज्यादा घातक है। पुराने वर्जन की रफ्तार करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो आवाज की रफ्तार से 2.8 से 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन नए वर्जन की रफ्तार 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आवाज की रफ्तार से 607 गुना तक अधिक है। जहां पुराने वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर तक थी, वहीं नए वर्जन की रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक है। साथ ही ये ब्रह्मोस मिसाइल 200 से लेकर 300 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। इस ब्रह्मोस के बारे में सुनकर पाकिस्तानी सेना के पसीने भले छूट रहे हों, लेकिन वहां आतंक को शह देने वाले मौलवियों को लगता है कि सीमा पर आकर वो लड़ लेंगे। पाकिस्तान के लिए जान देनी पड़ी तो फिर ऐसा लड़ेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सिर्फ मुल्क के सरहदात की चौकीदारी नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में घुसकर दारुल उलूम देवबंद में चाय और नाश्ता करेंगे इंशाअल्लाह। रूस से आने वाली नौसेना की घातक युद्धपोत तमल भी इसी महीने के अंत तक भारत के पास होगा।
ये युद्धपोत ब्रह्मोस से लैस होता है, जो रडार के पकड़ में नहीं आ सकता। इस युद्धपोत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है और इसका वजन 3900 टन। एक तो ऐसा घातक युद्धपोत और उस पर ब्रह्मोस सेट हो तो फिर पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप उठेगा, क्योंकि इसके टारगेट पर पाकिस्तान के आर्मी बेस, एयरफोर्स स्टेशन, सैन्य कमांड सेंटर, हथियार डिपो और न्यूक्लियर बेस सीधे सीधे आ सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो ये सब तो देखिए आपने भारत की तैयारी, भारत में क्या चल रहा है अगर दुश्मन मुल्क हम पे हमला करने की जरूरत करता है। लेकिन सांसें पाकिस्तान की इस वक्त अटकी हुई हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लग रहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस दिवालिया होते देश को बुरी तरीके से फंसा दिया है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर भारत का प्रहार हुआ तो पहले से ही बलूचिस्तान समेत कई राज्यों में फैला असंतोष पाकिस्तान के और टुकड़े कर सकता है। आखिरकार पाकिस्तान के भीतर चल क्या रहा है, इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल का सायरन बजा और उधर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी। इधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर लगातार मंत्रियों और अधिकारियों का आना जाना लगा रहा और उधर इस्लामाबाद की धुकधुकी बढ़ी रही कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे। अब वो कहते हैं ना कि कांपता हुआ कलेजा कुछ ज्यादा ही वीरता की बातें करता है। यही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार को सुनिए। Case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense as enshrined in the Article 51 of the UN Charter. पाकिस्तान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में ही उसका डर बार बार छलक कर बाहर आ जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का डर आप इस बात से समझिए कि भारत से रोके गए पानी के कारण उसका हलक सूखने लगा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का डर आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि उसे लगता है कि रबी की फसल खराब होने से कहीं लोगों का असंतोष और न भड़क जाए। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस बात से भी डर है कि भारतीय सेना इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांति से तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इससे भी डर लग रहा है कि भारत का हमला उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है और पाकिस्तानी हुक्मरानों को इससे भी डर लग रहा है कि उसकी बची कुची अर्थव्यवस्था भी भारत के एक प्रहार से मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी एक अनकहा खौफ पसरा है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। नई दिल्ली की छोटी छोटी हलचल से भी पाकिस्तान का दिल दहल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए तो पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ जाती है। लगातार 2 दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली तो पाकिस्तान डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा। बल्कि पाकिस्तान के एक सांसद तो पहले ही हाथ खड़े करने लगे कि कहीं युद्ध छिड़ा तो वो पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, पाकिस्तान चलाने वाले और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उन्हें पूरी तरह फंसा दिया है। पाकिस्तान का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने अपने पाले हुए आतंकवादियों से पहलगाम में आतंकी हमला कराया। अब पाकिस्तान के हुक्मरान मन ही मन पछता रहे हैं। अपना दम दिखाने के लिए
पाकिस्तान पिछले 12 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब उसे लगातार मिल रहा है। पाकिस्तान का सियासी खेमा इस कदर दहशत में है कि विपक्षी नेताओं को छोड़िए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सांसद ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे तैसे अपना हौसला बटोर रही है। We will demonstrate full patience. We will exercise restraint. On behalf of Pakistan, I give my word, we will not be the first one to do any escalatory move or action. पाकिस्तान के हुक्मरानों की चिंता यह है कि अगर भारत ने करारा हमला बोल दिया तो पाकिस्तान की सेना की पोल खुल जाएगी। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी नेता और पाक आर्मी चाहे जितनी डींग हाँक लें, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल पाकिस्तानी फौज को 1971 के युद्ध की याद दिला रहे हैं। जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले, ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। वो भी उनका डाल दें। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। पाकिस्तान ऐसे ही दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। युद्ध रही सही कसर भी पूरी कर सकता है। ऊपर से जिस भारत से उसका पाला पड़ा है वो अब जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पाकिस्तान के इन दो महानुभावों को याद नहीं है तो याद भी दिला देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटवाई है। अगर आप 75 साल का इतिहास देख लें, 47 से लेकर आज तक 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी पाकिस्तान ने और चारों बार पाकिस्तान ने हिमाकत की और चारों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और इस बार भी अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो याद रखिए पाकिस्तान की भारत किस हद तक जा सकता है, क्योंकि इस बार तैयारियां बहुत बड़े लेवल पर पूरी कर ली गई हैं। पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष, जनता, आवाम सब एक साथ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूरा देश एक स्वर में चाह रहा है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक के जरिए सभी राजनीतिक दलों ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसको पूरा समर्थन किया जाएगा। फिर भी कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार को टारगेट करना शुरू किया। ऐसे में एक प्रमुख विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पहले दिन से अपना स्टैंड बहुत साफ रखा है। ओवैसी को माना जाता है, मोटे तौर पर यह परसेप्शन है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, उनका चेहरा है। और ओवैसी ने पहले दिन से अपना स्टैंड बहुत साफ कर रखा है कि गुनहगार पाकिस्तान है और उसको इसका मुकम्मल जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान को सजा कौन देगा, कैसे देगा, ये ओवैसी से सुनिए। इस दर्दनाक आतंकी घटना से पूरा देश शोक में डूब गया। ऐसे में पूरा देश कैसे एक है, इसकी मिसाल पेश की AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने। इस आतंकी हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद ओवैसी पहलगाम पहुंचे। वहां से उन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के पाकिस्तान को पहलगाम कांड का दोषी ठहराया। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है
और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये इससे पहले ओवैसी ने बिहार में सिर पर तिरंगा बांधकर पाकिस्तान पर हमले की हुंकार भरी। हालांकि बीजेपी से ओवैसी के राजनीतिक मतभेद जाहिर हैं, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की मर्यादा की आई, जब बात भारत के 26 निर्दोष नागरिकों के गुनहगारों को सजा देने की आई, तो ओवैसी बगैर किसी लाग लपेट के कह रहे हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। ओवैसी पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज करने के लिए जो उपाय बता रहे हैं, वो उपाय पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। पाकिस्तान की 90% इकॉनमी कर्जों के दलदल में धंसी है। पाकिस्तान के सिर पर मौजूदा वक्त में 70,36,000 करोड़ का कर्ज है। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 3% रहने का अनुमान है। पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई दर 38% से ऊपर है। इस वक्त पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट तक गिरवी पड़े हैं, जबकि पाकिस्तान एयरलाइंस पर $4 बिलियन का कर्ज है। ऐसे में ओवैसी की ये योजना तो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ओवैसी का स्टैंड विपक्ष के उन नेताओं के लिए एक नजीर है जो ऐसे गंभीर समय में भी राजनीति से बाज नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। 26 बेकसूर लोगों की हत्या करने वाले आतंकी अब भी फरार हैं। इस मामले में धरपकड़ चल रही है, जांच अभी भी चल रही है। लेकिन NDTV की टीम एक शख्स के पास पहुंची, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कश्मीर के कुछ लोग भी इन आतंकियों की मदद कर रहे थे। इनको कहा गया ओवरग्राउंड वर्कर्स, OGW, यानी वो लोग जो आतंकियों की मदद करते हैं, भले आतंकी खुद ना हो। ऐसे एक OGW से बात की मेरे सहयोगी शिव अरुण ने। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं और क्या करते हैं टेररिस्ट के लिए? देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर का काम होता है एक स्पेशल टैक्टिक तरीके से उस कुछ भी जो उनका प्रोग्राम हो उसको कोऑर्डिनेट करना। सबसे बड़ा जो उसमें शेल्टर होता है कि ताकि उनको जब तक कि वो उनको रेकी ना कर पाए उस एरिया को, और जब तक कि वो हो ना जाए वो काम उनका, चाहे अटैक हो कुछ हो, तब तक उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना और क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है। तो ये एक मेन काम होता है OGW का। इस इंसिडेंट, इस अटैक में कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी आए थे, क्लियरली एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था जब वो आए थे वहाँ पर, लेकिन वो लोकल सपोर्ट या OGW सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते थे ये काम। क्या आप उससे सहमत हैं कि कोई उनको सपोर्ट कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है? देखिए, आपने जो स्टेटमेंट दी कि इसमें उनका सपोर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2019 के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ का इतना एक वो रोल रहा है हर किसी चीज़ को कर्ब करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इतना सपोर्ट और इतना बड़ा अटैक हो सकता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भनक भी नहीं लग सकती कि ये हो रहा है। इससे ज़्यादा कि आप लोकल्स पे जाए, OGWs पे जाए, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, इतने सारे लोग वहाँ पे थे और वहाँ पर एक कैंप भी है, वो क्या कर रहा था? तो इतने सामने आकर उसमें ये भी कहते हैं कि कुछ ने कहा सिक्योरिटी एजेंसी को कैसे नहीं पता कि ये हो रहा है, और वो उनके पैजामे उतारे, उनसे पूछा आइडेंटिटी। उतनी देर तक आर्मी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। अभी यहाँ पे कुछ हो जाए 10 मिनट में पूरा फौज आ जाएगा यहाँ पर।
तो ये आई डोंट बिलीव कि सिर्फ अंदर के लोगों ने हेल्प की, एक सिक्योरिटी लैब्स मानना पड़ेगा कि हुआ था। सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल मानते हैं, और जैसे हमारे कवरेज में अगर आप देखोगे तो हम काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस सामने करते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी लैब, इंटेलिजेंस फेलियर एट्सेट्रा। OGW को लेकर अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि 2019 के बाद वो पूरा OGW नेटवर्क पूरा ख़त्म हो चुका था, वो नष्ट हो चुका था, तो हम ऐसे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर कि 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते बीत गए हैं हमले के बाद, और फिर भी वो टेररिस्ट मिल नहीं रहे हैं? कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है? देखिए, सिर्फ 2019 नहीं, आप 2019 से पहले जाइए, यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है और यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही थी, चाहे वो IB हो, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो इनकी फोर्सेस की अपनी इंटेलिजेंस, वो यहाँ पे काम कर रही है। और इस पे आपको दौलत साहब ने बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी है अपनी बहुत सारी किताबों में कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उन लोगों ने कितने सेपरेटिस्ट्स को इलेक्शंस में लाया, ये भी उनका काम होता है। उनको हर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उनको ये भी पता होती है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। 2 हफ्ते होने के बावजूद भी अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, और उसके बाद आप लोग 3000 लोगों को उठाकर लेके जाते हो, 90 लोगों को आप PSA लगाते हो। ये एक फेलियर हाइड करने का टैक्टिक है, इससे एलिनेशन हो रही है। जो लोगों ने उस 22 अप्रैल को जो लोगों ने रिएक्शन दिया उसको वेलकम होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए 11 मकान गिराए गए, इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया गया और इतने सारे लोगों को उठाया गया। तो इससे क्या होता है, कश्मीर के लोग डिसहार्टेंड है कि एक तो हमने इतनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को कंडेम किया और उसके बाद हमारे साथ क्या हो रहा है। आप भी गए हैं जेल के अंदर, आप पर आरोप लगा है कि आप भी एक ज़माने में OGW थे या हैं। आपकी ज़िंदगी कैसी है अभी? देखिए, वहाँ से आने के बाद तो चीज़ें ऑब्वियसली चेंज होती ही है। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो इट विल ट्रिगर एंग्जाइटी, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि चलो जी आपको बुलावा आ गया। अगर आपके दरवाजे पे नॉक होता है तो सब लोग घर पे परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है, इंसान को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहकर काम करना पड़ता है। अपनी स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, आपके बैंक अकाउंट्स, कुछ भी, सब कुछ अंडर सर्विलेंस। तो बहुत कुछ ऐसा ही ना, थिंग्स चेंज, और इतना चेंज हो जाता है कि आपको अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ का कोई मज़ा ही नहीं रहता। थिंग्स चेंज, क्या कर सकते हैं। अभी ऐसी लाइफ हो गई है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको कोई नंबर नहीं लेना चाहता। तो ये सब चीज़ें होती है। नॉर्मल लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए कम से कम इंसान को 5 से 10 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो पहलगाम हमला और पहलगाम हमले के बाद बदलते हालात, चाहे वो सामरिक हो, आर्थिक हो या कूटनीतिक हो, हर चीज़ों पर NDTV की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, बड़े खुलासे लगातार जारी हैं। आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।